फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहाँ की दोस्तों मैं आपके सवाल लेता हूँ और अपने अनुभव से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे पास जो सवाल आया है वो पार्थ जैन की तरफ से आया है, विच इज सीएफए वर्सेस एफआरएम। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स हमेशा इस कॉन्डरम में रहते हैं कि सर ये दोनों में से बेटर कौन है, सीएफए की एफआरएम, दोनों कर लेना चाहिए क्या? क्योंकि हमको हमेशा यही पढ़ाया जाता है, मोर इज बेटर। तो आज दोस्तों हम 5 की मेट्रिक पे सीएफए और एफआरएम की तुलना करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन है और इन दोनों में से हमको किसको करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन हैव एनीथिंग, आप दुनिया में कोई भी चीज जीत सकते हैं अगर आप उस पर फोकस कर लें, बट यू कांट हैव एवरीथिंग। इसका मतलब है कि आप सब चीजें नहीं ले सकते हैं, बट आप वो चीजें अगर एक बहुत सारी चीजों में अगर एक चीज को फोकस कर लें तो उसको जरूर ले सकते हैं। आज हम सीएफए और एफआरएम, जो दो बहुत बड़ी चीजें हैं, दोनों में से किसको लेना चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव उसके रीजन है उसको देखें। तो दोस्तों, आज हम जो सीएफए वर्सेस एफआरएम की कंपैरिजन करेंगे वो 5 की मेट्रिक पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मेट्रिक है दोस्तों, वो है आपका क्रिटिकल, जो कि फोकस एरिया, कि दोनों का फोकस एरिया क्या है, राइट। तो जो है आपका फोकस एरिया सीएफए वर्सेस एफआरएम, तो सीएफए का दोस्तों जो फोकस एरिया है वो होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एनालिसिस। तो सीएफए करने के बाद आप जनरली इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का प्रोफाइल पिकअप करते हैं। अब वो उनके लिए स्टॉक्स खरीदना हो, उनका जो फ्री कैश फ्लो हो उसको मैनेज करके ग्रो करना हो, पोर्टफोलियो मैनेज करना हो, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना हो, ये सारी चीजें। तो मोस्टली ये फोकस करता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाए और उसकी एनालिसिस और ग्रोथ पे फोकस करता है सीएफए। जबकि एफआरएम किस पे फोकस करता है? रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एफआरएम के नाम में ही छुपा हुआ है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कई सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रही होती है, राइट। जैसे कि वो इंपोर्ट कर रही होती हैं कुछ सामान बाहर से, जैसे चिप्स एक्सेट्रा बाहर से इंपोर्ट करती हैं, उसको फिर रीपैकेज करके जो फाइनल मान लीजिए मोबाइल बना तो उसको एक्सपोर्ट करती हैं। तो चिप एक्सपोर्ट करने के लिए उसको डॉलर लगेगा, राइट, इंपोर्ट करने के लिए, और जब बाहर बेचेगा तो वो डॉलर आएगा जिसको वो पैसों में कन्वर्ट करेगा। तो एक करेंसी रिस्क इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि अगर जो है डॉलर और रुपीस का जो भाव है वो ऊपर नीचे होगा तो उसके बेसिस पे एक करेंसी रिस्क होगा। सिमिलरली एक क्रेडिट रिस्क छुपा हुआ है, क्योंकि जिनको वो बेच रहा है, जिस बायर को बेच रहा है, वो तुरंत उसको पैसे नहीं दे रहा है, वो उसको 80-90 दिन के बाद पैसे दे रहा है। तो वहां एक क्रेडिट रिस्क छुपा हुआ है, राइट। तो एफआरएम करने के बाद आपका फोकस एरिया, यही जो रिस्क होता है कंपनीज के अंदर, उसको कैसे इवेल्युएट करना है, एनालिसिस करना है, और उसको कैसे कम करना है या ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, राइट। बिना रिस्क के तो रिटर्न है ही नहीं। तो अगर कंपनी अपने ऑफिस में ताला लगा के घर बैठ जाए तो फिर तो कोई रिस्क ही नहीं। तो जब भी आप व्यापार करेंगे, कभी भी कंपनी व्यापार करती है, तो हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है, बट वो रिस्क को कैसे एनालाइज करके ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कम रखना है, हेज करना है, वो सारा एफआरएम करता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन की, अगर जो है सीएफए करनी है तो उसमें 2 से 4 साल लगते हैं, अगर 3 लेवल्स आपको सीएफए के क्रैक करने हैं। जबकि एफआरएम जो है वो छोटा कोर्स होता है, तो आपको 1 से 2 साल लगते हैं, राइट। इसीलिए जो है एफआरएम में आपको कॉस्ट भी कम लगता है। यहाँ आपको 1500 से $2500 लगता है, जबकि सीएफए के अंदर आपको $2500 से $8000 के बीच में लगेगा अगर आप तीनों लेवल्स करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन आधा है ऑलमोस्ट एफआरएम के लिए, और खर्चा भी जो है वो ऑलमोस्ट आधा है एज कंपेयर टू सीएफए, ठीक है। अब लास्ट के 2 मेट्रिक और देखते हैं और फिर इस चीज पे आएंगे कि इन दोनों में बेटर कौन है, और वहां देखेंगे कि किन मापदंड, किस बेंचमार्क पे हम जो है ये अच्छा या बुरा देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो दोनों ही जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट, दोनों ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, बट एफआरएम जो है वो नीश है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब है कि यार, चूंकि एफआरएम जो है ना खाली रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट की कंपनीज होती हैं या जो रिस्क मैनेजमेंट के डोमेन्स होते हैं, खाली उन्हीं में एफआरएम जाना जाता है। जबकि सीएफए चूंकि एक ब्रॉड कोर्स है, जब आप देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ध्यान से देखिए, सीएफए का फोकस एरिया क्या था? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं तो आपका दायरा जो है दोस्तों वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो वहां पर आपको खाली कोई रिस्क मैनेजमेंट या छोटे से दायरे में नहीं काम करना होता है। आप इकोनॉमिक्स देख रहे होते हैं, आप इक्विटीज और स्टॉक मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं, आप इंडस्ट्रीज को स्टडी कर रहे होते हैं, आप जो जिस कंट्री में आप जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ के लीगल लॉज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप क्लाइंट्स का स्टेक होल्डर और इंटरपर्सनल स्किल्स देख रहे होते हैं, राइट। आप जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मैनेज कर रहे होते हैं, बाय एंड सेल कर रहे होते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी देख रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप सीएफए कर रहे होते हैं या जो सीएफए के रोल में होते हैं, तो आपका दायरा बहुत ब्रॉड होता है। जबकि एफआरएम का दायरा जो है बहुत नीश होता है, छोटा, ठीक है।
और लास्टली अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो तो क्लियरली जो है फोकस एरिया से फ्लो करता है कि चूंकि सीएफए फोकसेस ऑन अ ब्रॉडर करिकुलम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विच कवर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, हेंस the opportunities are also very broad, right? When it comes to career opportunities, these are very very broad, like investment banking, portfolio management, equity research, etc etc. जबकि एफआरएम जो है वो बहुत ही नीश प्रोफाइल्स में जो है फोकस करता है। तो एफआरएम जो है ये बहुत ही नीश डोमेन्स या प्रोफाइल्स बोल लीजिए उन पे फोकस करता है, जैसे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट रोल्स जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर होते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों कि सीएफए और एफआरएम को अगर हम 5 की मैट्रिक्स के अराउंड इवैल्यूएट करें तो क्या निकल के आता है। अब जो पार्थ ने सोचा है, पार्थ ने जो सवाल पूछा है कि सर मैं सीएफए एफआरएम दोनों कर लूं, तो पार्थ ये आपके लिए और सारे लोग जो वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए दोस्तों कि आपको ये रहे 5 रीजंस। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सीएफए चुनना चाहिए ओवर एंड अबव एफआरएम। क्योंकि दोस्तों देखिए दोनों ही महंगे कोर्सेज हैं, दोनों में ही आपका समय लगने वाला है और दोनों में ही जो है आपका एफर्ट्स जाएगा। ये ऐसे सिंपल एग्जाम नहीं है कि बस यार एग्जाम देने चले गए और बस पास हो जाएंगे। आपको इसमें अपनी एफर्ट्स एनर्जीज लगाने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसेस लगाने पड़ेंगे, राइट? आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो आप कहीं पर जो है आके, अगर ऑफिस से आके आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या आप जो है ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सारी सोसाइटीज़ का पार्ट है, तो आपको कुछ चीज़ों पे कट लेकर जो है सीएफए करना पड़ेगा ताकि जो है आपका समय बचे, भले वो सीएफए हो या एफआरएम। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि जब आप टाइम, एनर्जी और मनी लगा रहे हैं तो सीएफए पे ज़्यादा फोकस करिए। और उसके जो 5 बड़े रीजंस हैं वो हैं ये। पहला दोस्तों कि सीएफए जो है वो आपको ए टू जेड ऑफ फिनेंस के लिए तैयार करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि सीएफए प्रिपेयर्स यू फॉर ए टू जेड ऑफ फिनेंस। मतलब फाइनेंस का पूरा पर्सपेक्टिव आपको पता लग जाता है अगर आप सीएफए की तैयारी करते हैं, क्योंकि सीएफए एक जनरलिस्ट कोर्स है, जबकि एफआरएम एक स्पेशलिस्ट कोर्स है जो खाली आपको फाइनेंस की रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। इसीलिए अगर नॉलेज इज पावर का जो मूल सिद्धांत है जो दुनिया में चलता है उसको लेकर चलें, तो आपका सीएफए जो है इट विल टीच यू ए टू जेड ऑफ फाइनेंस। इट हैज ब्रॉडर फोकस एंड हेंस योर नॉलेज बेस वुड बी सुप्रीम इफ यू डू सीएफए। सो ये है कारण नंबर 1। दूसरा कारण है दोस्तों जो अभी हमने बात किया वो है ग्लोबल रिकॉग्निशन। क्यों? क्योंकि जो है एफआरएम चंद इंस्टीट्यूशंस में ही जो रिस्क मैनेजमेंट में करती हैं काम, उन्हीं में खाली प्रचलित है, उन्हीं में इसका रिकॉग्निशन, बोथ इंडिया एज वेल एज ग्लोबल। बट सीएफए जो है इज नोन अक्रॉस द इंटायर फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम। मतलब फाइनेंस में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसमें कि आपको सीएफए का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अगर आपने सीएफए किया हुआ है तो अक्रॉस ऑल दी ज्योग्राफीज, टॉप 10-20 ज्योग्राफीज ऑफ द कंट्री, लाइक इंडिया तो है ही उसमें, बट यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब जगह जो है सीएफए की। जबकि एफआरएम इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू कंट्रीज एंड फ्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड दोस्तों जो कि है करियर फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें मैं आपको 2 तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक, आप ऐसे सोचिए कि जब दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस टू गेट इनटू गुड अपॉर्चुनिटी विच विल गिव यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो बढ़ती है। वैसे समझिए कि अगर जो है आपके पास 5 अपॉर्चुनिटी है तो आप तो देखेंगे ना कि अच्छा यार इस अपॉर्चुनिटी में मुझे ज्यादा अच्छा ग्रोथ मिल रही है, मैं इसमें कर सकता हूं। अगर अपॉर्चुनिटी एक है तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली सिचुएशन हो जाएगी। मरता क्या ना करता, अब यार अपॉर्चुनिटी एक मिली है तो भाई जो सैलरी दे रहा है, जो ग्रोथ दे रहा है, जो लोकेशन दे रहा है वो ले लो, क्या करोगे? नौकरी तो चाहिए। बट सीएफए करने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बढ़ जाती हैं, जिसके वजह से आपके ऑप्शंस बढ़ने की वजह से आप ज्यादा बेटर कॉल्स और ज्यादा करियर में अपनी ग्रोथ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एफआरएम ऑन दी अदर हैंड फ्रेंड्स काफी ही स्पेशलिस्ट कोर्स है, इसीलिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी काफी रिस्ट्रिक्टेड होती है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हाई अर्निंग पोटेंशियल, राइट? वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, चूंकि आपका जो सीएफए है वो ज्यादा फ्रंट एंड रोल्स होते हैं, जहां पर कि आप सीनियर स्टेक होल्डर्स के साथ फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं और फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो यहां आपका अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफआरएम, जो कि थोड़ा सा मिड लेयर जॉब होती है। बैक एंड रोल नहीं होता है, आपका सीनियर स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन होता है, बट मिड लेयर रोल मतलब होता है कि आपका इक्वल इंटरेक्शन बैक एंड पे भी रहता है, या इक्वल काम बैक एंड का भी रहता है और इक्वल काम फ्रंट एंड का भी रहता है। जबकि सीएफए में एक हाई अमाउंट ऑफ जो काम होगा वो आपका फ्रंट एंड होगा, और जो हिंदी में कहावत है जो दिखता है वो बिकता है, वही सिचुएशन दोस्तों
CFA के साथ है। चूंकि आप फ्रंट एंड रोल्स में सीनियर स्टेक होल्डर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस बहुत सारी करते हैं, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा रहता है। सम ऑफ द बिग रोल्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इनमें कई गुना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलती है एज कंपेयर टू रिस्क मैनेजमेंट रोल्स विच FRM प्रोवाइड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स इज इंडस्ट्री डिमांड, कि आगे आने वाले समय में दोस्तों CFA की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। FRM चूंकि एक नीश प्रोफाइल है और एक ऐसी प्रोफाइल है जो आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से भी रिप्लेस की जा सकती है, कि टेक्नोलॉजी और AI खुद ही जो है ये देख लेगा कि यार बेसिस योर ट्रांजैक्शंस कंपनी में क्या क्या रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, और बैकएंड पे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर वो रिस्क मैनेजमेंट को जो है रिस्क को मैनेज कर ले। जबकि CFA में जो रोल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, हेज फंड मैनेजमेंट के, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी के एक्सेट्रा, इसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, डाइवर्स डेटा पॉइंट्स की एनालिसिस एक्सेट्रा करनी पड़ती है, जो कि मुश्किल है एज कंपेयर टू FRM टू रिप्लेस विद टेक्नोलॉजी। और इसीलिए इंडस्ट्री डिमांड भी आने वाले समय में CFA की FRM की तुलना में बहुत ज्यादा। Hence, friends, in conclusion, these are the 5 reasons why you should choose CFA over FRM. Now, friends, if your reasons of doing CFA and your clarity on how CFA can provide you a very good uptick in your career, if that is clear, then पार्थ जैन का जो सेकंड सवाल है उसको एड्रेस करते हैं कि सर CFA की तैयारी मैं किस तरीके से करूं। आज मैं 2024 में बैठा हूं, क्या 2025 में जब मैं अब MBA लिखूंगा तो क्या मैं बाय देन जो है अपने CFA के भी 2 लेवल्स कर सकता हूं? तो 100% कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट आई हैव डन यार इज दैट आई हैव प्रिपेयर्ड द एंटायर CFA लेवल 1 करिकुलम in very easy to understand video lecture series, so that yeah you can very easily, very conceptually understand the curriculum. मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसमें लिए हैं, जिससे कि यार जो है आप बहुत इजीली इस कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, राइट? सो द लिंक ऑफ आवर कोर्स इज in the description. Please click on it, look for the entire demo sessions and the entire details about the curriculum. I'm sure you are going to like it, and very easily yeah, you can enroll for the course. The course also is available at a very nominal price, friends, because I want more aspirants to benefit from both the why of CFA, which I showcase to you in this YouTube video series, as well as the how of CFA, which is preparing for CFA at a very nominal cost. So please do give it a try. अब आते हैं मोटा यार आपको CFA लेवल 1 करने के लिए, पार्थ एंड एवरीबडी ऑन द सेशन टुडे, 6 महीने का यार टाइम लगता है। इफ यू जस्ट स्पेंड 90 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस, देन चूंकि मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज यार बहुत ही कंसेप्चुअली बनी हुई है, तो आप मात्र 6 महीने में जो है यार इस पूरी सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पूरे करिकुलम को प्रिपेयर कर सकते हैं। डेढ़ घंटे लगाने से 3 से 4 महीने में यार आपके सारे वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएंगे, जिससे आपका करिकुलम बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। मैंने वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारी जगह एक्सेल से प्रिपेयर करवाया है आपको कॉन्सेप्ट, ताकि यार जो है आप खाली एग्जाम रेडी ना बने, जॉब रेडी भी बने, क्योंकि जॉब में तो आपको यही कॉन्सेप्ट्स एक्सेल्स में लगाने पड़ेंगे। सो आई हैव टॉट यू दैट एज वेल। So 3 to 4 months, just by investing 90 minutes on my video lecture series, you can prepare the entire curriculum. Plus, on top of that, you will get 6 mock exams. Each mock exam here, just by spending another 90 minutes on a weekly basis, you can very easily from one week to the other attempt these 6 mock exams. See which sections you are scoring well, which sections you are not scoring well. Go back and revise those topics where you are not scoring well. So 6 mock exams, one after the other, will give you a very good thorough revision of how these concepts will be put in the real exam. And 6 weeks, 6 mock exams is nothing but 1.5 to 2 months. So 4 months for your curriculum to get over, 2 months for your mock exams and revisions. In just 6 months, yeah, you can very easily prepare for the same, right? Level 2, of course, here is slightly tough. Level 2 is the toughest of all the 3 levels. So वहां पर आपको 3 घंटे on a daily basis for 9 months लगाने पड़ेंगे. But we should talk more about level 2 once you have cleared your level 1 and are at that stage, one step at a time, rather than jumping the gun, right? So friends, I hope today's session gave you a very good flavor of CFA versus FRM. If you too have any queries, right, either a follow-up to what we have discussed today or any other query, the free CFA mentorship form is there in the comment, as well as friends in the description. आप उस पर क्लिक करिए, बहुत आसानी से आप मुझे सवाल भेज सकते हैं। आई विल इंश्योर यार कि मेरे 10-12 साल का जो अनुभव पर्सनल है इस डोमेन में, प्लस हजारों स्टूडेंट्स को जो मैंने CFA पढ़ाई है, उनका एक्सपीरियंस कि उनका अनुभव कैसा रहा, वो आज कहाँ पहुंचे हुए हैं, प्लस मेरे पीयर्स का जो और फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा जब मैं फाइनेंशियल डोमेन्स में था, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट यू गेट अ वेरी शार्प पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू मूव फॉरवर्ड, राइट? Also, friends, if you have liked this session, please do like, share, and subscribe so that more participants can know about this video and can benefit from the same. So thank you so much, friends. That was all we had for this session today.
I will see you in the next session very, very soon with yet another query which comes from you. Thank you so much. Bye bye. Take care.